हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जी के जीएस। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से दोस्तों आपके समक्ष। और आज है दोस्तों 30 अगस्त 2020 और आज हम लोग इस वीडियो में 30 अगस्त से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को उसके डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए ताकि आप उपयोगी करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चनों से वाकिफ पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। 30 अगस्त 2020 करंट अफेयर्स। दोस्तों अगर आज की हम पहले प्रश्न को देखें तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में BPR&D ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है आपका स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती वर्षगांठ अभी हाल ही में BPR&D ने मनाया है। दोस्तों ये क्या होता है BPR&D, इसको समझते हैं विस्तार से। दोस्तों पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में हम BPR&D कहते हैं, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ने अभी 28 अगस्त को अपना स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई है। दोस्तों अगर BPR&D की बात करें तो यह जो संस्था है ये पुलिस को मदद करती है उसके केस को सॉल्व करने वगैरह में। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 28 अगस्त 1970 को इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके महानिदेशक के दोस्तों VSK कुमोदी, याद रखना VSK कुमोदी अभी इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दोस्तों कहता है कि हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया है, ये क्या थे? चैडविक बॉसमैन दोस्तों ये ऑप्शन आपका है अभिनेता, पत्रकार, राजनेता या खिलाड़ी। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता थे हॉलीवुड के। दोस्तों इनकी एक मूवी आई होगी, आपने देखा भी होगा, ब्लैक पैंथर। ये ब्लैक पैंथर फिल्म के स्टार रह चुके हैं और इनके नाम से ही ब्लैक पैंथर पहचानी जाती थी। ये अमेरिका के अभिनेता थे दोस्तों जिनका नाम था चैडविक बॉसमैन। इनका निधन अभी हाल ही में कैंसर के कारण हो गया है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने अपनी जो अभिनय की जो शुरुआत की थी, अपनी कैरियर की शुरुआत की थी 2003 में एक टीवी सीरीज आई थी जिसका नाम था ऑल माई चिल्ड्रेन। इससे इन्होंने अपनी अभिनय की शुरुआत की थी और ये ब्लैक पैंथर में इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। तो याद रखना चैडविक बॉसमैन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। दोस्तों अगर हम तीसरे प्रश्न की देखें तो किस राज्य सरकार ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत अभी हाल ही में की है? ऑप्शन दोस्तों केरल सरकार, कर्नाटक सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार या तेलंगाना सरकार। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केरला सरकार। अभी हाल ही में दोस्तों केरला ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत कर दी है। दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरला के तिरुवनंतपुरम जिले में एक गांव है जिसका नाम है विझीन जाम गांव, यहां से प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। दोस्तों केरला में अभी 3 समुद्री एम्बुलेंस बनाने की योजना है, जिसमें से पहली जो समुद्री एम्बुलेंस है प्रतीक्षा उसे लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों केरल सरकार 2 और समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च करने वाली है जो एर्नाकुलम से किया जाएगा जिसका नाम है प्रत्याशा, और कोझिकोड से किया जाएगा जिसका नाम है करुण्या। ठीक है, तो ये 3 समुद्री एम्बुलेंस है जिसमें प्रतीक्षा पहला है। दोस्तों अगर हम बात करें प्रतीक्षा इस एम्बुलेंस को तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? क्यों समुद्र में एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी है दोस्तों? तो समुद्र में दुर्घटनाओं से जो मछुआरे के जीवन अस्त व्यस्त हो जाते थे, तो उन मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए इस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। वहीं अगर हम केरल की राजधानी की बात करें तिरुवनंतपुरम है, केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनराई विजयन है, और केरल के राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान अभी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। तो याद रखना दोस्तों प्रतीक्षा एक पहली समुद्री एम्बुलेंस है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है,
ये किस देश से संबंधित हैं। दोस्तों ये इतना चर्चित में नाम है कि आप नाम से ही समझ में गए होंगे कि इनका संबंध किस देश से है। बिल्कुल दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। याद रखना है, इन्होंने अपने स्वास्थ्य स्थिति खराब होने के कारण, इनकी स्वास्थ्य खराब होती जा रही दिन प्रतिदिन, इसलिए इन्होंने जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है और इन्होंने घोषणा कर दी है। दोस्तों अगर हम बात करें जापान के इतिहास की, तो ये जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है और ये तकरीबन 7 साल 8 महीना तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे 26 दिसंबर 2012 में जापान में शपथ लिया था। तो याद रखना, बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड है दोस्तों, ये जापान के सबसे कम उम्र के भी प्रधानमंत्री बने थे, जब ये 52 वर्ष की अवस्था में 2006-7 में प्रधानमंत्री बने थे। जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो है और जापानी अपने देश को दोस्तों निप्पॉन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय। याद रखेंगे, निप्पॉन का अर्थ होता है सूर्योदय। और अभी जापान के टोक्यो में 2020 में जो ओलंपिक होने वाला था दोस्तों, उसको कैंसिल करके 2021 में ले जाया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों, कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको याद आ गया होगा, यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को प्रतिवर्ष। यह दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाई जाती है, जिसे भारतीय हॉकी टीम का जादूगर भी कहा जाता था। ध्यानचंद बहुत बेहतरीन हॉकी प्लेयर्स थे और इन्हीं के जन्म दिवस पर इस दिवस की घोषणा 2012 में की गई थी कि राष्ट्रीय खेल दिवस इनके जन्मदिवस पर मनाया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला खेल दिवस कब मनाया गया था, तो 2012 में। मेजर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुका है दोस्तों 1956 में, और ये पद्म भूषण लेने वाले तीसरे व्यक्ति बने थे 1956 में। ठीक है, इसी दिन दोस्तों, इसी दिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को, जब राष्ट्रीय खेल दिवस मनता है उसी दिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिए जाने की घोषणा कर दी गई है, जिसकी वीडियोस मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जरूर चले जाएंगे। और दोस्तों 29 अगस्त को ही एक और दिवस मनाया जाता है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिवस को मनाने की शुरुआत दोस्तों 2010 से की गई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। इससे पिछले वीडियो मैंने कल बताया था आपको कि टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाला पहला फास्ट बॉलर बन गए थे, जिनका नाम आपको मैंने बताया था। चलिए अब जानते हैं T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज, और ये बने दोस्तों डेवेन जॉन ब्रावो, जिसको जी ब्रेवो भी कहते हैं हम लोग। ये वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर है दोस्तों डेवेन जॉन ब्रेवो, और इन्हें 500 विकेट लेने का कीर्तिमान बनाया है। और ये विकेट इन्होंने 459 मैचों में कंप्लीट किया है दोस्तों। अभी तक इनके इर्द गिर्द भी कोई बॉलर नहीं है ना। इनका 500वां शिकार कौन बना, तो रहकेम कार्नवाल जो है ये बने। अभी वेस्ट इंडीज में जो लीग चल रही है क्रिकेट T20 लीग, इसमें इन्होंने ये कारनामा किया है दोस्तों। अगर हम T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची देखें तो दूसरे नंबर पे आते हैं श्रीलंका के लसिथ मलिंगा, जो 389 विकेट के साथ दूसरे स्थान पे है। अगले वेस्ट इंडीज के सुनील नरेन, जो 383 विकेट के साथ तीसरे स्थान पे हैं। दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर 374 विकेट के साथ चौथे स्थान पर, और पाकिस्तान के सोहेल तनवीर 356 विकेट के साथ 5वें स्थान पर हैं। नंबर 1 कौन होगा दोस्तों, डीजे ब्रावो। याद रखना है, ये बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि दोस्तों 7.5 लाख रुपया, इससे बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा कर दी है। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन है 20 लाख रुपया कर दिया गया, 25 लाख, 15 लाख या 10 लाख। इसका सही जवाब है दोस्तों 25 लाख रुपया। अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता होंगे उनको दिया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें
तो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में 7.5 लाख रुपया दिया जाता था, जिसे बढ़ा करके 25 लाख रुपया कर दिया गया। सिर्फ राजीव गांधी पुरस्कार ही नहीं दोस्तों, खेल के क्षेत्र में जितने भी बड़े पुरस्कार भारत सरकार देती है उन सब के इनामी राशि में इजाफा किया गया है। अर्जुन पुरस्कार के रूप में पहले दोस्तों 5 लाख रुपया दिया जाता था, अब 15 लाख रुपया दिया जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में दोस्तों 5 लाख रुपया दिया जाता था, जिसको बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में दोस्तों जो 5 लाख था उसे बढ़ा करके 10 लाख रुपया कर दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है दोस्तों? तो जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको यह सम्मान दिया जाता है। दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को पहले 5 लाख रुपया दिया जाता था, अब 10 लाख रुपया दिया जाएगा। वहीं खेल पुरस्कार की राशि की हम बात करें दोस्तों तो 2020 से पहले लास्ट टाइम 2008 में इसको बढ़ाया गया था। अब ठीक 12 साल बाद इनकी राशियों में इंक्रीमेंट की गई है, तो ये राशि याद हो जाना चाहिए आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस केंद्रीय मंत्री ने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? दोस्तों अभी हाल ही में चुनौती एक स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया है और ये किए हैं, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, रविशंकर प्रसाद ने। दोस्तों केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी। इन्होंने चुनौती नामक एक स्टार्टअप चैलेंज को अगली पीढ़ी के लिए लॉन्च किया है, जो एक प्रतियोगिता होगी। दोस्तों इसके लिए जो केंद्र जो सरकार है हमारी, वो 95.03 करोड़ रुपए का बजट जो है वो बनाया है और यह 3 वर्षों के अवधि के लिए इतने रुपए खर्च किए जाएंगे इस स्टार्टअप चैलेंज चुनौती के लिए, तो याद रखना है। चलते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में AR लक्ष्मणन की निधन हो गया है, इनका संबंध किससे था? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय से, दिल्ली उच्च न्यायालय से, RBI से या चुनाव आयोग से। चलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन नंबर ए है, सर्वोच्च न्यायालय से। दोस्तों RA लक्ष्मणन जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे और इनका निधन अभी हाल ही में हो गया है। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में दिसंबर 20, 2002 से 22 मार्च 2007 तक कार्य किया है। यहीं रिटायरमेंट के बाद दोस्तों ये विधि आयोग के अध्यक्ष, 18वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए हैं। चलिए दोस्तों एक छोटा सा होमवर्क है, आप कमेंट में बताएंगे कि वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन हैं। दोस्तों जो लक्ष्मणन है ये केरला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, साथ ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके थे। इनकी 1-2 बुक है जो याद रख लीजिएगा, जो है नथियन कुरल, जिसको द वॉइस ऑफ जस्टिस बोलते हैं, और द जज स्पीक्स। ये 2 किताबें प्रमुख हैं जिनकी रचना AR लक्ष्मणन ने किया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? दोस्तों इसका ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरला या झारखंड। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत करने के पीछे का कारण बताया जा रहा है दोस्तों, जो कोविड-19 महामारी चल रही है जिसके कारण स्कूल और कॉलेज बंद हैं अभी, तो जो बच्चे घर में सीमित जगहों पर रहने लगे हैं उनको फिट रखने के लिए, उनके फिटनेस बनाए रखने के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैजल। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में अभी स्मॉग टावर भी बनाया जा रहा है जो करीब 20 मीटर ऊंचा होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम में। असम में दोस्तों नदी का सबसे लंबा रोपवे का उद्घाटन किया गया है और यह असम के ब्रह्मपुत्रा नदी पर गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगी। दोस्तों ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाई गई है और ये भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे होगी जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। याद रखना दोस्तों, इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोवेल गोविंदा मंदिर के बीच किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी हैं।
चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, आपका ऑप्शन देख लो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, तमिलनाडु जो है ये सबसे ज़्यादा ऋण देने में सबसे ऊपर है। चलिए दोस्तों अगर डिटेल देखें तो वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार अभी तमिलनाडु को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर रखा है। दोस्तों अगर हम इस लिस्ट में दूसरे नंबर के राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो तकरीबन 55 करोड़ 232 करोड़ रुपया ऋण दे चुकी है। तीसरे नंबर कर्नाटक है 47,714 करोड़ के साथ। बिहार चौथे स्थान पर है 44,879 करोड़ के साथ और महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर है 42,000 करोड़ के साथ। तो ये ऋण देने की जो आंकड़े हैं इसमें तमिलनाडु ने बाजी मार लिया। दोस्तों अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी तो 2015 में की गई थी और इस योजना के तहत दोस्तों 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तो ये याद रखना और ये महिलाओं को दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था इस वीडियो की आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये 30 अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सब मैंने आपको डील कर दिया। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और बेहतरीन करंट अफेयर के कलेक्शन के साथ। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के बीच फैला दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। धन्यवाद।